हेलो, वेलकम बैक। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइक्लोइलेक्ट्रॉन, जो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहायता से आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करा के उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं। अगर वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो हो सकता है कि किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल पर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर उसको बम्बार्डिंग कराया जाए, या फिर बम्बार्डिंग नहीं तो कोई ऐसा उपयोग में लाया जाए जिसके सहायता से आप कुछ उसमें की जरूरत की चीजों को निकाल सकते हैं, जैसे मेडिकल साइंसेस में होते हैं। तो उसमें साइक्लो इलेक्ट्रॉन का बड़ा ही रोल होता है। अगर मान लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है और हमको उस तरह के कुछ वर्किंग करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल का अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए तभी उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप साइक्लोइलेक्ट्रॉन टाइप इंस्ट्रूमेंट का मदद ले सकते हैं। साइक्लोइलेक्ट्रॉन करता क्या है? ये एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसके सहायता से आप काइनेटिक एनर्जी को चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पर इंक्रीज करा सकते हैं। और जो पीछे क्लास में, पीछे लेक्चर में जो है तीन केसेस, चार केसेस का डिस्कस हुआ था, उन्हीं चार केसों में इसका बाउंड्री है। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज क्या है कि इसमें विद्युत क्षेत्र का भी कंसेप्ट लगेगा, जैसे ई इक्वल टू होता है, ई इक्वल टू वी बाई डी, ऐसे करके। ये जो है पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं, पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। तो सॉरी, थर्ड चैप्टर में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है और लेंथ कुछ है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स लगेगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है विद्युत क्षेत्र में? तो क्यू इंटू ई होता है। अगर ई को ये हटा देते हैं तो एफ इक्वल टू क्या होगा? क्यू इंटू ई नॉट इंटू बाई डी। तो इस तरह के कुछ कुछ फोर्स लगेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका डेफिनेशन क्या होता है। साइक्लोइलेक्ट्रॉन एक ऐसा युक्ति है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा युक्ति है जिसके सहायता से जिसके सहायता से किसी आवेशी कण का गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बढ़ाया जाता है। मतलब किसी चार्ज पार्टिकल का आप काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कराना है तो साइक्लोइलेक्ट्रॉन जैसे युक्ति का, साइक्लोइलेक्ट्रॉन जैसे इंस्ट्रूमेंट का आप उपयोग लाते हैं। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन, संरचना। तो ये बनता कैसे है? देखिए, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फिर वर्किंग पढ़ेंगे, फिर अगर मान लेते हैं कि उसमें कैसा कैसा मैकेनिज्म होता है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करना चाहेंगे। क्योंकि ये जो है एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को मिला करके ये कंबाइंड रूप से फॉर्मेशन होता है। एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं लोरेंज फोर्स। थोड़ा साइक्लोइलेक्ट्रॉन के बाद उसको डिस्कस में ला देंगे। साइक्लोइलेक्ट्रॉन के बाद जो लोरेंज फोर्स होते हैं, लोरेंज फोर्स होते क्या है? लोरेंज फोर्स एक प्रकार का फोर्स है जो कि आपको कंबाइंड रूप से मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को दोनों को सम कर देते हैं, तो वो एक प्रकार से लोरेंज फोर्स हो जाते हैं। लेकिन खासकर इसमें अभी लोरेंज फोर्स का कोई मतलब नहीं है। आगे के लेक्चर में हम लोरेंज फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, समझना ये है कि अगर किसी, देखिए, लिखना तो पॉसिबल नहीं है पूरा का पूरा, लेकिन इस सब टॉपिक के नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। अगर किसी को ये है कि नहीं नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर टाइप कर दें, व्हाट्सएप नंबर, या फिर कैसे भी किसी किसी और वीडियो लेक्चर में नंबर दिए हुए हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। नोट्स जो है प्रोवाइड हो जाएंगे नोट्स के लिए। देखिए, कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि सबसे पहले आप दो डीज मानते हैं। डीज क्या है? थोड़ा सा देखने के बाद क्लियर हो में आ जाएगा। इस तरह के दो डीज होते
देखिए ये डीज हो गया। अब जो है डीज में अगर मान लेते हैं कि इस डीज में इसको बोलते हैं डीज वन, डी वन, इसको बोलते हैं डीज टू, डी टू। चार्ज पार्टिकल जो है इनिशियल में कहां पे रहता है, तो इस सेंटर पॉइंट पे रहता है चार्ज पार्टिकल। ठीक, इस चार्ज पार्टिकल को हमको क्या करना है कि फाइनली रूप से हमको गतिज ऊर्जा के फॉर्मेशन में ला देना है। किस ऊर्जा के फॉर्मेशन में ला देना है, तो गतिज ऊर्जा के फॉर्मेशन में ला देना है। वो पार्टिकल जो हमको मिलेगा वो उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की ओर ड्रॉ करना होगा तो ऐसे ड्रॉ करेंगे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि जो केसेस बनाए थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ड्रॉ करना बताया कि अगर क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अगर सिंपल जो है इस तरह से लेकर डॉट है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, और अगर क्रॉस है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर। तो इसका मतलब ये कि ये वाली पार्टिकल है, और इन दोनों डीज पर, इन दोनों डीज पर अल्टरनेटिंग सोर्स को आप कनेक्ट करेंगे। अल्टरनेटिंग सोर्स का मतलब ये है कि आप इसको एसी स्रोत से जोड़ देंगे। ठीक है, जब इसमें आप पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, अगर मान लेते हैं कि वो जो पोटेंशियल है वो V नॉट है, और V नॉट का पोटेंशियल प्रोवाइडेशन होता है, तो इस चार्ज पार्टिकल को अपने जो पहले इनिशियल पोजीशन है उससे उसको डेविएट होना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करेक्ट है, इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो जब ये पार्टिकल को डेविएशन में लाएगा तो इसका कुछ सर्कुलर पाथ होंगे। कैसे कि अगर सबसे पहले इनिशियली ऐसे मूव करना चाहा तो पहले इस तरह करेंगे, फिर इस तरह करेंगे, फिर इस तरह करेंगे, ऐसे टाइप करके फाइनल रूप से निकल जाएगा। अब फाइनल रूप से निकल जाएगा इसका मतलब ये जो दे रहा है वो काइनेटिक एनर्जी दे रहा है मैक्सिमम। ये जो है चार्ज पार्टिकल है, ये जो है एक्जिस्ट, एक्जिस्ट प्लेट है, ये जो है कण है, जो ये फाइनली पार्टिकल आ रहा है ये कण है, लेकिन ये कण का क्या मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है d's1, ये d's1 एंड d's2 को जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए वो कुछ ऐसे ऐसे क्या करेगा, मूवमेंट में आएगा। जैसे फोर्थ केसेस में कुछ हेलिकल मोशन करता था, लेकिन सिंपल रूप से ये रेडियस बढ़ाएगा। क्यों रेडियस बढ़ाएगा, क्योंकि आपको दो तरह के क्षेत्र दे रहे हैं। कौन कौन से, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जिसको बोलते हैं ई वेक्टर, और ये होता है चुंबकीय क्षेत्र जिसको डिनोट किया जाता है बी वेक्टर। ठीक है, तो ई वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोटेंशियल के कारण डेवलप होगा, और जो है बी वेक्टर जो है अंदर की तरफ से दे रखा है। ठीक है, ये किधर रहेगा, इनवर्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन हो गए। और अगर मान लेते हैं कि इसको पूर्ण रूप से डिटेल्स में अगर एक्सप्लेन करना है तो अपन ऐसा ही कहें कि दिस 1 एंड दिस 2 दो ऐसे प्लेट हैं, क्वार्टर प्लेट है, ये फुल प्लेट नहीं होंगे, इसके बीच में जो रहेंगे वो सेपरेशन रहेंगे, ऐसा कुछ सेपरेशन रहेगा। इसी सेपरेशन में जो है चार्ज पार्टिकल रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के लिखेंगे कि d1 एंड d2 जो है क्वार्टर प्लेट है, इसके बीच में जो है पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल को, किसी आवेशित पार्टिकल को, किसी आवेशित कण को उस सेपरेशन में रखते हैं। रखने के बाद जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। इसके बाद ये पार्टिकल जो है डेविएट होना स्टार्ट करेगा, एंटी जो मोशन में पकड़ेगा। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की है वो क्या करेगा, वो जो है आपको मूव कराएंगे किसमें, तो वृत्तीय पथ में। क्योंकि जो पिछले लेक्चर में जो हमने चारों केसेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें 3 और 4 केसेस ऐसे थे जिसमें आपको पता चला होगा कि हाँ एक प्रकार से इस तरह का सर्कुलर मोशन हो रहा है, वृत्तीय पथ पे गति कर रहे हैं, और वृत्तीय पथ पे गति करते हैं जिसके कारण से ये फाइनली रूप से एक एग्जिस्ट प्लेट लगा देते हैं। ये कंटिन्यूअस रूप से इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूअस रूप से रेडियस बढ़ता जाएगा, लेकिन डीज टू ये फाइनाइट स्टेप में रहेंगे। ये डीज जो है उनका आकार तो सिर्फ ऐसा रहेगा कि कुछ लिमिटेड रूप से, ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट रूप से आकार होगा। इनफाइनाइट रूप से आकार होगा तो इलेक्ट्रॉन
अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो बेस प्लेट के जो आकार होंगे वो एक प्रकार से लिमिटेड रूप में होंगे, कितना बड़ा है कितना छोटा है ये तो फिक्स है। अगर ये फिक्स है कि मान लेते हैं कि इसका इतना प्लेट का लंबाई है, इसका इतना प्लेट का लंबाई है, तो कंटिन्यूअस रूप से अगर रेडियस बढ़ रहा है तो हो सकता है कहीं पर जाकर इस प्लेट से टकराएगा और फाइनली रूप से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से करके इसका उपयोग करते हैं। अब जो है थोड़ा सा इसका इक्वेशन देख लेते हैं कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा। तो फ्रीक्वेंसी सिंपल सिंपल जो पीछे के केसेस में डिस्कस किए थे क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एन। वही 3 और 4 केसेस हैं। जो साइक्लो इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी होता है आप उस लेक्चर में देखेंगे तो हम उस टाइम में भी बता देते हैं कि साइक्लो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी होता है क्यू अपॉन 2 पाई एन। तो फ्रीक्वेंसी भी वही होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है। हाँ जरूरी ये है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए एक रिलेशन आया था R इक्वल टू mv अपॉन में qv। ये इक्वेशन आया था, इस इक्वेशन को याद कीजिए। यहाँ पर वेलोसिटी का टर्म है, अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास है तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ m into v स्क्वायर होगा, ठीक है। v का वैल्यू यहाँ से अगर पुट करेंगे तो फाइनली रूप से v इक्वल टू क्या होगा, v जो होगा वो होगा qb into r अपॉन में m। ये होगा qb r अपॉन में m, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो बता देते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे वो m v की जगह पे पुट कर दीजिए, v की जगह आ जाएगा qb into r अपॉन में m का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो है हाफ एम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या बनेगा स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। इस एम से ये एम कैंसिल हो गया, बचा क्या काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एन। इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लो इलेक्ट्रॉन। साइक्लो इलेक्ट्रॉन में जो काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन से व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है रेडियस रेडियस बोले तो ये फाइंड कि किस रेडियस में आप लेना चाहते हैं। मतलब अगर ये सोच लें कि हमको इतना जूल या फिर इतना ही हमको काइनेटिक एनर्जी का इतना पार्टिकुलर रेंज में हमको चाहिए, इस टाइप का काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। मान लेते हैं कि हमको काइनेटिक एनर्जी जो है 20 जूल होना, तो अगर 20 जूल होना चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी को 20 जूल फिक्स कीजिए। इसके बाद आपको ये रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा कि आपको किस रेडियस में जाकर ये पार्टिकल को एग्जिस्ट करा देना है। तो करने का मतलब ये है कि अगर ये 20 जूल हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, एक बार काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, ये इक्वेशन को लिख देते हैं e स्क्वायर k स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है। तो पूरा कर देते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को फिक्स करना है कि हमको काइनेटिक एनर्जी जो है 20 जूल चाहिए, 20 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर 20 जूल का हमको काइनेटिक एनर्जी का वो पार्टिकल को लेना है तो आप किस रेडियस पर जाकर उस पार्टिकल को एग्जिस्ट कराना है। मतलब ये है कि 20 जूल पर चाहिए तो हो सकता है कि यही वो रेडियस है जिस पर हमको 20 जूल का एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जा रहा है, तो इसी रीजन में जाकर हमको पार्टिकल को एग्जिस्ट करना है, ठीक है। तो उसी रेडियस में जाकर उस रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये चार्ज है तो ये भी तो फिक्स है, ये मास में भी फिक्स है और मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, तो आर जो है निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस कब हो जाता है, जब अगर मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसका हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। हाई काइनेटिक कैसे होगा, तो हाई काइनेटिक एनर्जी होने के लिए उसका जो वेलोसिटी होगा वो ज्यादा होगा। क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी हो गया वो बहुत हाई हो गया। अगर वेलोसिटी हाई हो गया तो नया कंसेप्ट जो है डेवलप होता है किसका, तो रिलेटिविटी का। रिलेटिविटी जो है थोड़ा सा ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ने होते हैं। और रिलेटिविटी जो है कंसेप्ट जो है आइंस्टीन ने इस पर बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि रिलेटिविटी का जो फादर बोले जाते हैं वो आइंस्टीन ही है।
क्योंकि वो जो है, जैसे मान लेते हैं न्यूटन का लॉ है, तो वो ये डील करता है कि आप डेली लाइफ में 20 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 200, 2000 इस तरह के आप स्पीड को कंपैरिजन में लाते हैं। लेकिन रिलेटिविटी का कांसेप्ट हुआ है कि अगर पार्टिकल का स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, अगर मान लेते हैं कि सी है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो गया तो उसका कुछ मास भी चेंज होंगे, अगर वो लेंथ में कुछ कंसीडरेशन ग्रुप में है तो उसका लेंथ भी चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब ये है कि उसका स्पीड जो है, उसका वेलोसिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा हाई इंक्रीज करेगा। तो हाई इंक्रीज करने के पश्चात उसके मास में भी चेंजेस आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मास में भी चेंजेस। तो रिलेटिविटी का कांसेप्ट, अगर मास में चेंजेस होंगे तो उसका इक्वेशन जो होता है वो ऐसा होता है कि अगर m इक्वल टू, इसको रब कर लेते हैं, मास में चेंजेस का मतलब ये है कि अगर हाई काइनेटिक एनर्जी हो गया तो मास में चेंज हो गया, और वो इस फॉर्मूले के अनुसार होंगे ये भी जो होता है वो, ये नॉर्मल भी नहीं है, ये जो भी है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में रहने वाला है। जैसे मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, इसका कोई रेंज तो नहीं है हाई का, हाई होने का, लेकिन ये जरूर है कि जो वेलोसिटी आएगा वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आ जाएगा। तो जो अगर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि दैट इंप्लाइज दैट इज v also हाई, मतलब कि वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर। अगर ये हाई हो गया तो इसका मतलब कि v भी उसका हाई होगा, वेलोसिटी भी उसका हाई होगा, लेकिन मास तो है निग्लिजिबल रूप से, ये भी, इसका भी थोड़ा सा डिक्रीमेंट होगा। क्योंकि देखिए ये जो होता है m इक्वल टू जो होगा वो m नॉट अपॉन में अंडर रूट माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर होता है, क्योंकि ये जो है रिलेटिविटी का कांसेप्ट, इसका कांसेप्ट है रिलेटिविटी। ठीक है, तो अगर v बढ़ेगा तो इसका मास में भी चेंजेस आ जाएंगे। क्या होंगे? मास में भी चेंजेस आएंगे। उस टाइम पर थोड़ा सा मास का भी इक्वेशन लिखना पड़ता है इस मास के इक्वेशन से, क्योंकि अब जो है ओरिजिनल मास नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चला रहा है, किसके कंपैरिजन में चला रहा है? स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन। ठीक है, तो m इक्वल टू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा कैसा, जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ m की जगह पे ये इक्वेशन पुट करना पड़ेगा, क्या होगा, अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इनटू v स्क्वायर। ये जो भी है ये भी सेम टू सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि अगर पार्टिकल किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से आपको मूव कर रहा है तब उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये भी और ये भी दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, साइक्लोइलेक्ट्रॉन का यूजेज कहाँ होता है? साइक्लोइलेक्ट्रॉन का यूजेज जो होते हैं वो देखिए रिएक्टर वाले मान लेते हैं कि कहीं पे बम्बार्डिंग कराना है, इन्हें हमको पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी का ही हमको चार्ज पार्टिकल को चाहिए, तो वहां पर यूजेज इसके होते हैं। और मेडिकल साइंसेस में भी इस तरह के, जैसे मान लेते हैं कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, उसका मेडिकल में भी डिजीज रोगों को उपचार करने के लिए यूज होते हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट जो होते हैं साइक्लोइलेक्ट्रॉन के होते हैं। पूरे ये इंस्ट्रूमेंट जो है डायरेक्टली रूप से आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करके देता है, बस आपको अप्लाई क्या करना होता है, तो अप्लाई बस ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस तो इजी रूप से हर जगह अवेलेबल है, कैसे भी इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड कराइए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए डायरेक्ट करंट का नहीं होना चाहिए, अल्टरनेटिव करंट। और अल्टरनेटिव करंट का इसलिए कि अल्टरनेटिव करंट ऐसा करंट है जो अपना डायरेक्शन जो है पीरियोडिक रूप से चेंजेस करते हैं, पीरियोडिक रूप से क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो इसीलिए इस अल्टरनेटिव करंट को ही इस साइक्लोइलेक्ट्रॉन में उपयोग में लाया जाता है। हाँ ये जरूर है, ये अलग बात है
कि डायरेक्ट करंट को भी अल्टरनेटिंग करंट में इंस्ट्रूमेंट से लगाकर बना सकते हैं, बदल सकते हैं। तो उस टाइम पर भी डायरेक्ट करंट को कंसिडरेशन में लाकर इस इंस्ट्रूमेंट में उपयोग में लाया जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट करंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट करंट अगर रहता है तो ये वर्क नहीं करता, क्योंकि उसका डायरेक्शन फिक्स रहता है डायरेक्ट करंट। लेकिन अल्टरनेटिव करंट हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो डायरेक्शन जो है पीरियोडिक रूप से चेंज करते रहना चाहिए। चेंज करेगा तो इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन बढ़ेगा, और एक्सीलरेशन इन द सेंस इस रूप से बढ़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कैसे हो रहा है कि अल्टरनेटिव करंट के वोल्टेज से डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वो तो प्रॉपर रूप से फिक्स है कि हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर बढ़ाना हुआ घटाना हुआ मतलब उसको लॉरेंट फोर्स ऑपरेट करना होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में जो है थोड़ा सा लॉरेंट फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है करंट कैरिंग पैरेलल करंट कंडक्टर के बीच में आपको फोर्स निकालना होता है, तो अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। खासतौर पे कैलकुलेटर में आपको सब कुछ लिखने के लिए आता है, जैसे वर्किंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गए। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत अच्छे से कहीं से नोट्स तो है मेरे पास अवेलेबल है, आपको ये है पीडीएफ है मेरे पास, लेकिन बस अब ये है कि प्रोवाइड कराना जो कांटेक्ट में रहते हैं उनको थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में ऐसा कुछ पढ़ेंगे जैसे कंडक्टर है, जैसे ये कि ये पैरेलल हो गए करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके बीच में अगर ये आई जा रहा है, I1 है, ये I2 है, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगा तो उस इस फोर्सेस ये फोर्स कितना लगेगा, किधर लगेगा, इसके बारे में जानेंगे। उससे थोड़ा सा लॉरेंट फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉरेंट फोर्स जो होता है एग्जाम में पूछ जाते हैं, डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है, कुछ ज्यादा नहीं है लॉरेंट फोर्स, लेकिन उस तरह के फोर्स होते हैं लॉरेंट फोर्स, जिसको एफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों को सम कर देते हैं तो लॉरेंट फोर्स। ठीक है, थैंक यू। अगले लेक्चर